कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे शायद आवाज भी ठीक हो जाएगी। सो मैं वर्षा जी ने जो बताया उसी को लेके आगे बढ़ती हूँ। आप अपनी रावतसर गांव बाड़मेर से लेके अमेरिका हार्वर्ड तक की जर्नी का सफर आपने कैसे तय किया? हमें हमें हम हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बाड़मेर जिले से हूँ और बाड़मेर से दूर छोटे से रावसर गांव में मेरा जन्म हुआ। और जब मुझे लगा कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन काम क्या करूं, और एक सुई धागे से काम की शुरुआत की थी। और वो सुई धागे के काम से शुरुआत की हुई राजस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही कई चैलेंजों के साथ में ये सफर तय हुआ। ये सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि मैं 4 साल की थी तो मम्मी की डेथ हो गई, और उसके बाद में ताऊ ताई और दादी के साथ में रही। और जब मैं 17 साल की थी तो शादी भी हो गई, क्योंकि 8वीं में स्कूल छूट गया था और उस टाइम पानी की यहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी, तो आधा टाइम तो हमारा पानी लाने में ही निकल जाता था। लेकिन उस टाइम मैं बीच में दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी दादी से। हर घर में कसीदाकारी का काम होता था। माँ अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना के देती थी कि बेटी ससुराल में कभी भी माँ को जब याद करे तो वो प्रोडक्ट अपनी संदूक खोल के उस प्रोडक्ट को देख के माँ को याद करती थी, क्योंकि पहले फोन नहीं होते थे कि फोन उठाया और बात कर ली। तो उस टाइम मैंने भी दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखा, जो आज मेरे इस मुकाम का जरिया वही है। और जब 17 साल की शादी होके मैं ससुराल आई तो घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरा स्कूल तो 8वीं में छूट गया था और मेरे पति का 5वीं में। लेकिन जब मेरी पहली संतान होने वाली थी तो मुझे लगा अब तो मेरी जिंदगी में खुशियां आएगी, लेकिन वो भी शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। तो सिर्फ 48 घंटे के लिए ही थी मुझे, क्योंकि मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि मैं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके उसका इलाज करा पाऊँ। उसको एक सांस में प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी कि अब मैं मुझे जिंदगी में जी के क्या करना है। पहले माँ को खो दिया, बच्चे को खो दिया। अब मतलब ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे थे। तभी मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे मेरा मन भी लगा रहेगा और मैं कुछ पैसे भी कमा सकूं। तो फिर या तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करे या किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही दिमाग में आया कि क्यों ना जो कसीदाकारी का काम तो मुझे आता है उससे मैं कुछ करूं। उससे क्या करूं, क्योंकि रॉ मटेरियल का पता नहीं और मार्केट का पता नहीं, मैं क्या बनाऊंगी, कैसे चलेगा। लेकिन जो लोकल बहनें हैं जो मायके जाती है वो बैग लेके जाती है, वो बैग बनाने शुरू किए। लेकिन उसकी एम्ब्रॉयडरी थी वो तो सुई और धागे से शुरू कर दी। स्टिचिंग करने के लिए मशीन चाहिए थी, तो स्टिचिंग मशीन खरीदने में सक्षम थी नहीं, मेरे पास थी नहीं। तो मैंने कहा अब क्या होगा। मैंने एक कदम तो धरा लेकिन मैं यहीं पे रुक रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे जैसी और भी तो बहनें हैं जिनको तकलीफ है, उनसे मैं बात करके देखती हूँ, अगर हम साथ में मिलके शायद कुछ कर पाए। तो फिर मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की और हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक समूह बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से हमने काम शुरू किया। अब दिक्कत ये थी कि हम 10 बहनें हैं, 10 बहनों के लिए काम कहाँ से आएगा। तो फिर हमने वो इधर उधर काम की तलाश की, तो किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, इसके बारे में बताया कि ये महिलाओं के लिए काम करती है, शायद आप इनके पास जाओगे तो आपको सपोर्ट मिल सकता है। हम्म। तो हम 2-3 बहनें साथ में होके वहां गए और संस्थापक विक्रम जी अभी संस्थान के सेक्रेटरी है, उनसे जाके हम मिले कि हमें काम की जरूरत है। तो एकदम से वो शौक गए कि महिलाएं खुद काम के लिए आगे आ रही है। मतलब उनको दिक्कत हो रही थी महिलाओं को जोड़ने में और काम के लिए तैयार करने में, और आप सामने से काम के लिए आए हैं। मुझे बोला कि आप कर पाएंगे वास्तव में। तो मैंने कहा नहीं, हमें काम की जरूरत है, हम इसीलिए आए हैं। तो फिर हमें सैम्पलिंग का काम दिया। फिर सैंपल अच्छे से बने तो हमें 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया। और उस दिन जो हमें 3 दिन का ऑर्डर का काम मिला था, हम इतने खुश थे कि घर जाके बैठे, हमें नहीं पता चला कि रात कब गुजरी। सुबह हम वो प्रोडक्ट लेके वापस गए तो बोला कि कल लेके गए आज वापस आ गए। मैंने बोला कि आपसे काम नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, हमने पूरा बना के लेके आए हैं।
तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने कहा हम पूरी रात नहीं सोए, बैठ के हमने काम किया और ये काम तैयार है। तो उस दिन से फिर हमने सोचा कि अब हम और आगे कुछ अच्छा करेंगे, जिससे हमें और हमारी बहनों को काम मिलता रहे। तो फिर हमने तय किया कि अगर एग्जीबिशन करेंगे तो सीधे कस्टमर्स के पास ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये सेल कर पाएंगे। तो उसी बीच में हमने कुशन कवर बनाने शुरू किए, फिर हमने बेड कवर बनाने शुरू किए, कर्टन्स बनाने शुरू किए और हमें 2010 में एक दिल्ली में एग्जीबिशन करने का मौका मिला। क्योंकि सीधा दिल्ली जाके प्रोडक्ट सेल करना इतना आसान नहीं था। एक बहू घर से बाहर निकल के दिल्ली तक का सफर बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबसे पहले घर से बाहर कैसे जाएंगे, उनसे घर वालों से बात कैसे करेंगे कि हम दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन जैसे तैसे करके हमने घर वालों को मनाया और हमने पूरे ठान लिया था कि अब हम काम करेंगे। और फर्स्ट बार में हम 2-3 महिलाएं मिल के गई, क्योंकि अकेले तो घर से भेजेंगे नहीं। तो और साथ-साथ में ये भी घबराहट थी कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, पता नहीं वहाँ लोगों से बात कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, अपने प्रोडक्ट कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा जाना है तो जाना है। फिर हमने वहाँ पे बूथ लगाया और डिस्प्ले किया। जब कस्टमर्स आने शुरू हुए तो उन्होंने बोला, बेटा ये कितनी सुंदर प्रोडक्ट है, आपने हाथ से बनाए या मशीन से? तो इतना बोलने से ही हमें कॉन्फिडेंस और मिल गया था कि हमारे प्रोडक्ट को पसंद किए जा रहे हैं। तो हमने बोला नहीं, हमारे ये सारे प्रोडक्ट हाथ से बनाए हैं हमने। और उन्होंने पूछा आप आए कहाँ से हैं? क्योंकि उनको भी लग गया था कि ये घबराए हुए हैं और हमारे ज्यादातर कस्टमर्स हैं वो लेडीज है। तो उन्होंने हमें हिम्मत बंधाई और वहाँ पे हमारी जो फर्स्ट बार में सेल हुई थी वो 10 से 15,000 रुपए की सेल हुई। अच्छा, और उसके बाद हमें लगा कि हम और प्रोडक्ट लेके आते तो भी सेल हो जाते। बिक लेकिन जाता। नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो वापस आके जब हम नेक्स्ट एग्जीबिशन की तैयारी की और नेक्स्ट साल में हमारे ये एग्जीबिशन होने वाला था। और उस एग्जीबिशन में हमारी फिर 10 से 15,000 सेल नहीं हुई थी, 50,000 भी नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल हुई अरे थी। वाह! और ओके। उसके बाद हमने ये ठान लिया था कि अब हम पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे। हमें इसमें और नवाचार करना है, इसमें फैब्रिक चेंज करना है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ होम फिनिशिंग के कॉटन में प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कुशन कवर, कर्टन्स और बेड कवर वगैरह। लेकिन इसी को अगर पहनने के लिए कपड़े बनाए जाए तो कैसा रहेगा? तो हुँ, हमने साड़ीज़ बनाई, क्योंकि साड़ी हम पहनते नहीं है। तो फर्स्ट बार जो साड़ी बनाई वो उल्टा पल्लू बन गया। फिर हम लेके गए तो बोला कि बेटा ये तो बहुत सुंदर साड़ी बनी है, लेकिन पल्लू उल्टा बना दिया है। एकदम से दुःख हुआ कि हमने इतनी मेहनत की मेहनत और ये करके। बेकार गई। लेकिन हमने ये भी साथ में ठान लिया कि हम इसको दोबारा बनाएँगे। और वो दोबारा प्रोडक्ट बनाए और सक्सेस भी हुए। और ये जो पहनने के लिए हमने कपड़े बनाए तो हमें लग रहा था कि इसमें लोगों को ज़्यादा फ़ोल्ड किए हुए समझ में नहीं आ रहे हैं कि एप्लिक वर्क में पहने हुआ हुँ, कैसा लगेगा। तभी हमारे मन में एक विचार है कि जो ये फैशन शो करते हैं तो हम भी क्यों ना इसका फैशन शो करें, जो ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा लोग खरीदेंगे। लेकिन फैशन शो करना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। तो कई जगह पे हमने बात की तो बोला कि आप तो आर्टिज़न हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे? तो इसी बीच में एक राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे बड़े डिज़ाइनर्स लोग आ रहे हैं और आप आर्टिज़न हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे? लेकिन हमने कहा हमारा मन है और हमें एक बार आप मौका दीजिए, हम मेहनत करेंगे और हम ये सक्सेसफुली फैशन शो करेंगे। तो वहाँ से हमें मौका मिला। और इसके बाद में वास्तव में दिक्कत ये थी कि हम बनाए क्या फैशन शो के लिए, क्योंकि डिजाइनर्स लोग आएँगे, वो अपनी कलर थीम के साथ में अच्छा प्रोडक्शन बना के लेके आएगा। हम कैसे करें, कॉस्ट्यूम डिजाइन कैसे करें? तो फिर हमने बड़े एनजीओ से मदद माँगी कि आप हमारी हेल्प करिए। तो वहाँ से तो यही जवाब मिला कि आप आर्टिज़न हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके लिए वही है, ये आपका लेवल नहीं है। तो हुँ, मुझे लगा कि हेल्प करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं ये फैशन शो ज़रूर करूँगी। और मैंने खुद ने इधर-उधर नेट से निकाल के और प्रोडक्शन तैयार किया, जैसा मुझे समझ में आया, उस हिसाब से हम फैशन शो के रैंप तक पहुँच गए, घबराहट हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारे डिज़ाइनर्स लोग, ऑडियंस सब खड़े होके तालियाँ बजा रहे थे और नेक्स्ट शो के लिए 5 बड़े डिज़ाइनर्स बाड़मेर से कलेक्शन बना के लेके गए।
और क्या सर का बात है, सोलो शो मेरा था। क्या उसके बात बाद है। तो हम इंडिया में हर जगह पे फैशन शो कर रहे हैं और ट्राइफेड के साथ में मिलके हम ट्राइब्स आर्टिजनों को प्रमोट करने के लिए हर स्टेट में अलग अलग आदि महोत्सव के साथ में फैशन शो करते हैं और डिजाइनर ऑफ द ईयर का खिताब भी मैंने ही जीता है। बहुत बढ़िया, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बात सुन के। कितने सारे बिजनेस है जो कंसल्टेंट्स के पीछे काफी पैसे गंवाते हैं आपके लेवल के ग्रोथ में आने के लिए। रूमा देवी, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप किसके पास जाते हैं, किससे मदद लेते हैं, सलाह लेते हैं? जी, हमारे सहयोगी है विक्रम सिंह जी, वो हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहते हैं और हिम्मत बंधाते रहते हैं, क्योंकि पैसे तो हमारे पास नहीं थे और ना शुरुआत में हमने किसी से मदद ली, लेकिन हमें जरूरत महसूस हुई कि जो हमारे आर्टिजन हैं, गांव में बैठे हैं, जो कच्चे घरों में काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट की इतनी केयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम टसर सिल्क का कपड़ा खरीद के उनको देते हैं, वो बहुत महंगा होता है, फिर उसको जरा सा भी डैमेज हो जाता है तो वो रिजेक्शन में चला जाता है। तो उनको स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए हमने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों से मदद मांगी कि आप हमारी मदद करिए। लेकिन उस टाइम हमारे साथ में कंसर्न इंडिया फाउंडेशन जो पहला सपोर्टर है हमारा, वो साथ में आया और 500 आर्टिजनों को लिए उन्होंने ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। और उसके बाद में एडिलगिव फाउंडेशन हमारे साथ में आया और ईपीसीएस हमारे साथ में आया। ईपीसीएस ने हमारे यहाँ के 3000 आर्टिजनों को स्किल की ट्रेनिंग दी है और साथ में सिलाई हाँ। मशीन का भी उन्होंने बोला हुआ है, वो अभी बाकी है, मतलब देना है उनको, लेकिन जल्द ही उम्मीद है कि उनके पास वो भी आ जाएगी। और अभी भी हमारे कई आर्टिजन हैं जिनको स्किल की जरूरत है, क्योंकि स्किल के बिना जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर होते हैं तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं और वो इतने आर्टिजन सक्षम नहीं है तो हम ले भी नहीं पा रहे हैं। तो सारे आर्टिजन इतने स्किल्स हो जाएंगे तो बड़े ऑर्डर ले सकते हैं और इनको फिर डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देते हैं, फिर मार्केट से लिंक करवाते हैं। जो महिलाएं आज से 13 साल पहले घर से अपने गांव तक नहीं जाती थी, वही अपने हाथ से प्रोडक्ट बने हुए पूरे इंडिया में सेल करने जाती क्या है बात, एग्जीबिशन के लिए। दिस इज अमेजिंग। तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आया है, हिम्मत बंदी उनको कि एक रूमा अगर ये काम कर सकती है तो हम। आपकी आवाज बंद हो गई रुमा जी। सॉरी। हाँ, कोई बात। मैं किसी के घर जाती, उनको काम के लिए प्रेरित करती तो उनके घर वाले नहीं मानते कि पता नहीं आप क्या सिखाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी, कई तरह की समस्याएं थी। लेकिन हमने बहुत मेहनत करके उनको तैयार किया और उनको विश्वास हुआ, तब आज एक को बोलती हूँ 10 महिलाएं तैयार होती है कि रुमा जी नहीं, हमें जाना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इनकी सोच में कितना बदलाव आया है। और साथ साथ में वो कहती है कि हम नहीं पढ़ी लेकिन हम हमारी बेटियों को जरूर पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे, जो हमने फेस किया है वो हमारे बच्चों को न करना पड़े। तो ये बहुत सारी बढ़िया। चीजें बदली हुई देखते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। रुमा देवी जी, हमने लास्ट 4-5 सेशन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है, लेकिन मैं जब आपको देखती हूँ, आपकी पर्सनालिटी को देखती हूँ, तो मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा है। हमने ऐसी बातें सीखने की कोशिश की है कि कपड़ा कैसे पहनना चाहिए, ड्रेस कैसे पहनना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, और ये सब इसलिए किया है कि हमारा कॉन्फिडेंस हम बढ़ा सके। लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जिस निष्ठा से आप काम कर रही है उसमें सब सॉल्यूशन है। आपके इतने इतने जो प्रोग्राम किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके पीछे आपकी प्रभावशाली पर्सनालिटी का राज क्या है? आपको ये कहाँ से, अंदर कहाँ से आता है? जी आपका देखिए, प्रोत्साहन क्या है?
वैसे तो हमारे जो कस्टमर्स है उन्हीं का ही प्रोत्साहन है, क्योंकि हर बार हम एग्जीबिशन में जाते हैं या कहीं कोई मंच पे जाते हैं तो जो वो हमें बोलते हैं वैसे ही हम करते जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मेट्रो सिटीज में लोग क्या पहनते हैं, क्या पसंद करते हैं। जैसे वो बोलते गए वैसे हम करते गए। तो उन्हीं से ही हमें हिम्मत मिलती है, क्योंकि जब भी हम उनके साथ में होते हैं, जैसे आप जैसे लोगों के साथ में होते हैं, तो देख के ही हमें लग जाता है कि उनको क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए आगे। और तो सबसे ज्यादा मैं इंस्पिरेशन का तो यही मानती हूँ जो हमारे कस्टमर्स हैं। अगर है चैट रूम बॉक्स पे हम लोग मैनेजमेंट को Jane, there is some disturbance from your side. so just okay, I'm so sorry, there was some Okay. connection. Okay, dear. Okay, again I think I got all right, I'm back. मैं रुमा जी आपकी बात सुन रही हूँ तो मुझे हम लोग ने कॉलेज में कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ सीखा हुआ है। उसमें एक है कस्टमर इज अ किंग, मतलब जो ग्राहक ने बोला वो भगवान के शब्द है। ऐसे बड़े बड़े मैनेजमेंट लेसन्स आपने इतनी सिंपली हमको बताया है। दूसरा एक बोलते हैं कि कोई भी चीज करो फोकस से करो, अपनी अपनी लाइफ का पैशन ढूंढो। और आपने बहुत आसानी से बताया कि दादी माँ ने जो चीज आपको सिखाई थी उसको लेके आप यहाँ तक आगे बढ़े। तो मेरा पहले आपको क्वेश्चन ये था कि आपका इंस्पिरेशन, आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? और अभी मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर आपने प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? थोड़ा सा समझ में नहीं है। हेलो, I think I have connection issue. No, it is not. I think she's not understanding. Repeat the question again. Hello. Hello. She can hear you. रुमा जी, उनका कहना था कि आपकी प्रेरणा क्या है और इस प्रेरणा को आप कैसे बना के रखते हो? Okay, I'm back. Sorry for the interruption. रुमा जी, मेरा क्वेश्चन था कि आप जब कस्टमर से सीखते हैं और पूरी टीम को ट्रेन करते हैं तो ये कैसे कर पाते हैं इतने बड़े लेवल पे? आपने 10 जन से काम चालू किया और अभी आपके पास हजारों लोग हैं। तो कॉलेज में स्टूडेंट जाके 10 साल 15 साल सीखने के बाद, प्रैक्टिस के बाद भी ये लेवल पे नहीं आते हैं, और आपने बहुत आसानी से ये सफर तय किया है। तो हमें राज बताइए आपके ग्रोथ का। जी, बिल्कुल, जो परिस्थितियाँ होती है उसी से ही सीख मिलती है, क्योंकि मुझे आर्थिक रूप से परेशानी थी, तभी मैंने इस फील्ड में कदम धरा। और उसके बाद में जैसे समझ में आया आगे बढ़ते रहे। और फैशन शो में जब हमें मदद नहीं मिली, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये मदद नहीं मिली तो गलत हुआ। नहीं, ये अपने लिए अच्छा हुआ। उस टाइम अगर मदद मिल जाती तो क्या मैं डिजाइनर बन पाती? यही सोच के जो परेशानी आती है उसको दूर करते हो और उसी के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं। जो परेशानी आती है उसको मतलब पॉजिटिव ही लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपली आपने हम सबको ये सिखाया है। और इनफैक्ट हमारा अगला पहले जो सेशन था वो भी हम ऐसा ही कोई था भी जीवन काम में। शुरू करते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, हम लेडीज है या जेंट्स है। मतलब इसका मैटर है तो ये है कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारा विजन क्या है। बहुत इंस्पायरिंग है आपकी बातें, आपके आपने जो लाइफ में अचीव किया है। ऑडियंस में अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे डालिए, विल टेक अप योर क्वेश्चंस। Can we just highlight on her work and life balance, work and home? हाँ जी, रुमा देवी जी, सुरेखा जी का एक क्वेश्चन है कि
आपका अभी लाइफ में अभी क्या कौन सी चीज पे आप फोकस कर रहे हो? अभी तो ये 2 साल से लॉकडाउन होता जा रहा है, हमारे कारीगरों का काम छूट रहा है, क्योंकि जो पहले स्टॉक किया था उन्होंने प्रोडक्शन का, वो अभी स्टॉक में ही पड़ा है और प्रोडक्शन से वो दूर हट गए हैं, और वो मजदूरी के लिए कंस्ट्रक्शन का काम या पशुपालन का या खेती के काम की तरफ वो माइग्रेट हो रहे हैं। तो हमारी विरासत को अभी बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहनें वापस इसी काम से जुड़े, क्योंकि अभी जो काम कर रहे हैं तो उनको मतलब काम से जोड़ के रखना, ये हमारा विजन है। क्योंकि अभी तो हमारे साथ में 30,000 बहनें जुड़ी हुई है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में हमारे साथ में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम मोटिवेट कर पाए, उनको मार्केट के साथ में जोड़ पाए, यही मेरा विजन है। और कोविड में हमारा बहुत लोगों ने साथ दिया, जिससे हमने बहुत अच्छा काम कर पाए, क्योंकि इस बार जो दूसरी लहर आई थी एकदम से अटैक हुआ और लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा, ऑक्सीजन नहीं था, इंजेक्शन नहीं थे। तो ऐसे समय में हमारे साथ में जो लोग आए उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जैसे प्रकाश जी कानूंगो है, प्रकाश फाउंडेशन के माध्यम से हमारा उन्होंने सहयोग किया, मोतीलाल जी ओसवाल है, उन्होंने हमारा सहयोग किया, मंजू जी है, उषा जी है, और कई सारे फाउंडेशन है, यूके से रोहित भाई जी है। तो इनकी मदद से हमने यहाँ पे 300 ऑक्सीजन सिलेंडर, 112 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,500 इंजेक्शन और 1 लाख से रुमा जी, आपकी आवाज चली गई है। करवा पाए। हमारे बीच में एक क्वेश्चन है हिमल का कि आपको जो अवार्ड मिला, आपका अनुभव कैसा रहा वो जर्नी का? जी, बिल्कुल, जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊँगी, या इस छोटे से सुई धागे के काम से कोई अवार्ड भी मिलता है। जब फर्स्ट बार कलेक्टर साहब के हाथों से मुझे अवार्ड मिला तो मैंने कहा ये किस लिए, तो कि मैंने कहा मैं तो सिर्फ मेरे लिए काम कर रही हूँ, इसके लिए अवार्ड कैसे? नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, आप अपने साथ में महिलाओं को जोड़ के काम कर रहे हैं, इसलिए आपको सराहा जा रहा है। तो उसके बाद में राज्यपाल जी के हाथों से जो अवार्ड मिलते हैं उसके साथ में नई जिम्मेदारी अपने पास आती है, और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम आगे बढ़े। और जब राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड मिला नारी शक्ति पुरस्कार, तो मुझे तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। मैं उस टाइम नोएडा में थी, एक फेयर चल रहा था हमारा, उस टाइम मेरे पास में कॉल आया कि आपको नारी शक्ति पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने सोचा कोई फेक कॉल होगा। तो मैंने कहा आप है ना ऐसा करिए, मेल करिए। तो उनका मेल आया, तब जाके हमने माना कि वास्तव में हमें नारी शक्ति पुरस्कार मिल रहा है। तो वो पुरस्कार सिर्फ मेरे अकेली का नहीं था, वो हमारी जो 22,000 बहनें हैं उन सभी के लिए था। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही महिलाएं आगे आके काम करें और अवार्ड जीते, क्योंकि एक को देख के ही तो दूसरी को मन में आता है कि मैं भी काम करूं। तो ये सबके लिए है, मेरे अकेली का नहीं है बिल्कुल भी, सबकी मेहनत है। रुमा जी, आपने बताया ईमेल के लिए, उससे मुझे एक बात याद आ रही है। आपकी वेबसाइट है, तो ये गांव, एक गांव में छोटे से जगह से काम चालू करने के बाद, एग्जीबिशन के बाद, आपने ये पूरा ऑनलाइन बिजनेस कैसे लेके गए? जी, हमने पिछले साल ही हमारी वेबसाइट लॉन्च की है, कोविड काल में ही, क्योंकि सारा वर्चुअल हो रहा है, एग्जीबिशन बंद हो गए, तो इस टाइम में हमने वेबसाइट लॉन्च किया। लेकिन वेबसाइट के भी बहुत सारे खर्चे हैं, वो हम अभी वेयर नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से। लेकिन 1 साल में हमारी 10 लाख के समथिंग सेल हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और अच्छी चलेगी। और आप सभी लोगों का भी मुझे सहयोग चाहिए इसमें, कि हम जो भी प्रोडक्ट पहन रहे हैं या किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, घर के लिए साज सजावट के लिए जो यूज ले रहे हैं, वो अपने ही लोगों के हाथों से बने हुए प्रोडक्ट खरीदें और उसको यूज करें, क्योंकि वो प्रोडक्ट पहनने के बाद में अपन को अपनायत लगती है और दिल में सुकून मिल रहा है कि
आप जाने अनजाने में भी लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके थ्रू उनको काम मिल रहा है। बहुत सही बात है। मुझे पक्का विश्वास है कि हम सब आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से प्रोडक्ट लेंगे और हमारा सौभाग्य होगा अगर हम सबको प्रोत्साहित कर पाए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम जरूर चाहेंगे कि सब सब लेडीज को इसका फायदा हो। और एक क्वेश्चन है कि आपको आपके काम में आपने हस्बैंड ने आपको कैसे सपोर्ट किया? देखिए, शुरुआत में तो घर वाले मानने थोड़े मुश्किल थे, तो वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने तो पूरा ठान लिया था कि मैं काम करूंगी, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, तो यही सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। बहुत बढ़िया कि बहुत सिंपली सिंपली आपने सब क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। जो चीज समझने के लिए काफी टाइम निकल जाता है, लाइफ चली जाती है, वो सबके आंसर आपके पास बहुत सुंदर और सिंपल वे में है। मुझे पक्का है, पता है कि आपसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और सिर्फ यहाँ के ऑडियंस नहीं, जो भी हमारे साथ भविष्य में जुड़ेंगे वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे, आपसे काफी कुछ सीख के आगे लाइफ में करेंगे। रुमा देवी जी, आपको आपका कोई मैसेज जो इंडिया में काफी ऐसी जगह है, छोटे छोटे गांव है जहां अभी भी लड़कियां उतना बाहर नहीं आ रही है या फिर एजुकेशन पढ़ने के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि महिला ही महिला का सपोर्ट कर सकती है, और हम सब मिलके अगर हमारी बहनों का सपोर्ट करेंगे तो वो जरूर एक दिन बाहर आएंगे, क्योंकि महिला महिला का सपोर्ट करे और अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बढ़िया। पूरी सुपर लाइफ का सुपर। निचोड़ आपने दो लाइन में बता दिया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी है, आप हमारे साथ जुड़े और लोगों को इंस्पायर किया। रुमा जी, और कुछ आप हमें बताना चाहेंगे? Jane, there's one question about यस, her journey to USA for her exams and all. What she ओके। has taken her रुमा जी, doctorate. आपके लिए आपकी हार्वर्ड की जर्नी के बारे में हमें बताइए। जी, ऐसी कई घटनाएं हैं जो अभी मैंने पूरी नहीं बताई है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जीबिशन जो इंडिया से बाहर किया था, तो उस टाइम भी हम यही सोच रहे थे कि अगर हमें इंडिया से बाहर एग्जीबिशन का मौका मिले तो हमारे पास में ज्यादा ऑर्डर होंगे और ज्यादा हम काम कर पाएंगे। तो उसी टाइम हमारे पास में एक मेल आया था, जर्मनी हेम टेक्सटाइल करके एक फ्रैंकफर्ट मैसे में एक फेयर होता है, जो वर्ल्ड का टेक्सटाइल फेयर सबसे बड़ा होता है। तो वहां से मेल आया कि इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट किया है जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। तो हाँ, हमने सोचा कि हमने तो सोचा ही था और सीधा हम जर्मनी जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था। तो हमने फिर इधर उधर लोगों से बात की कि हमें जर्मनी जाना है, वहाँ का कैसा माहौल है, हम कैसे बात कर पाएंगे उनसे। तो साथ में हम मतलब एक इंग्लिश ट्रांसलेटर को भी साथ में लेके गए, और किसी ने बोला वहाँ पे खाना नहीं बनेगा मिलेगा तो आप अपने साथ में कुछ सामग्री रख लेना। तो मैंने कहा क्यों ना आटा ही साथ में लेके जाएं, आटा मसाला सब्जी वगैरह सब साथ में लेके गए। और वहां जाके हमने खाना बनाया, रोटी बनाई, मतलब गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी बनाई, उनको खिलाई। तो वो लोग कह रहे हैं हमने फर्स्ट बार ताजी ब्रेड खाई है। तो मुझे तो वहां पे भी खुशी मिल गई। मैंने कहा ये अच्छा हुआ हम आटा साथ में लेके आए। और उसके बाद में जब जहाँ पे हमारा बूथ लगा हुआ था, तो वहां मैं बैठ के वो बना रही थी, डेमो दे रही थी। तो एक 10 महिलाओं का एक समूह आया और मेरे पास में आके वो खड़ी हो गई। तो मैं उनके सामने देख रही हूँ, किसी के आंखों में आंसू आ रहे। मैंने कहा हुआ क्या, आप लोग कौन है? तो उन्होंने बताया कि आप इंडिया से है ना। मैंने कहा हाँ। तो कोई बोल रही है मेरी नानी इंडिया से थी, कोई बोल रही है मेरी दादी इंडिया से अच्छा। थी। तो हमें हमारा मुल्क याद आ गया है, और आप आए हो तो हम आपकी खातिरदारी करेंगे, हम आपको आपके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे। आपने पहले बताया होता तो हम आपकी पूरी रहने की वगैरह सारी व्यवस्था करते। तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि हमने जो
हम ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं, तो बताना नहीं पड़ रहा है कि हम इंडिया से हैं या राजस्थान से। लोग अपने आप बोल रहे हैं। और वहां जो बूथ पे लोग आते थे तो प्रोडक्ट देख के इतने खुश हो रहे थे, लेकिन उस टाइम हम इतने बड़े ऑर्डर नहीं ले पाए, क्योंकि जो बायर्स आ रहे थे वो उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी थी और वो करने के लिए हम सक्षम नहीं थे। तो ये भी दुख था कि हम और अच्छे से अगर तैयारी करते, एक्सपोर्ट के लिए तैयार होते, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते थे। लेकिन वहां से हमने काफी सारी चीजें सीखी। और उसके बाद में केबीसी में जब मुझे बुलाया गया, तो केबीसी से कॉल आया था मेरे पास में कि आपको हमने सेलेक्ट किया है और आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा केबीसी में मुझे कौन बुलाएगा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वहां पे तो क्वेश्चन आंसर होते हैं और मैं क्या करूंगी वहां के। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं कि फ्राइडे का हमारा स्पेशल शो होता है, कर्मवीर अवार्ड से हम नवाजते हैं, इसीलिए आपको सेलेक्ट किया है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा मैं तो ये तो मैंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा, क्योंकि ये तो जो पढ़े लिखे हैं वही जाते हैं केबीसी में। तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा मौका था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब हमारे पास में मेल आया कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको बुला रहे हैं, मैंने कहा मैं तो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश वहां नहीं जाके आती। क्या करूंगी यूएसए में हम्म। और कैसे जा पाऊंगी। उनका था कि आपको टिकट्स वगैरह सारा आप ही का होगा, रहने का सारा। तो हमने तो वहां पे ही होल्ड कर दिया कि हमारे पास में ना तो इतने पैसे हैं, ना हम इंग्लिश जानते हैं, हम इसके क्या रिप्लाई दें, क्या करें। हम्म। 1 महीने तक वो मेल ऐसे ही पड़ा रहा। फिर उनका मेल आया कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, बहुत अच्छी जगह है, आप आइए, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कैसे भी करके आइए। तो उसी टाइम मुझे ये जमनालाल बजाज पुरस्कार मिल रहा था बॉम्बे में। और वहां पे उन लोगों को जब पता चला कि ये खर्चे की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो बजाज ग्रुप ने हमारी टिकट्स बनाई और प्रकाश जी के सहयोग से वहां पे रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं करी उन्होंने। और अपने जीटू से जुड़े हुए हैं शायद सुशील जी और गोइनका जी, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था करी। तो सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और मैं जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई और अपना 1 दिन का वर्कशॉप था, 1 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, तो सारी चीजें उन्होंने समझी, जानी यहाँ के काम के बारे में और सुई लेके काम किया। तो उनको लगा कि ये कितना मेहनत का काम है, आप कैसे कर पाते हैं। हम हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को भेजेंगे और वो रिसर्च करके आएंगे वहां पे। और हम फिर उन्होंने नेक्स्ट डे अपने भारतीय दूतावास में मीटिंग रखी और हम्म। उसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लोगों को बुलाया और उनको जानकारी मिली। तब सबने मिलके यही बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स को भेजेंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे और हमारे यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे वहाँ के क्राफ्ट को। ओके। तो हमें बहुत मतलब इतना अच्छा लगा कि अपनी जो क्राफ्ट के बारे में यहाँ के सिलेबस में नहीं और यूएसए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। गर्व की बात है, और आपने ये सब अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है, सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं, काफी ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा रुक जाते हैं, लेकिन आप सबके लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है। सुरेखा जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, आई थिंक रुमा जी, ऐसे लगता है ना आपसे बस बातें ही करते रहो। सो सिंपल। एक दिन शायद सब हमारे जीतो बॉम्बे जोन के लेडीज को हम बुलाएंगे और आपके साथ खूब गप्पे लड़ाएंगे। शायद हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी आपसे जीवन में आगे बढ़ने की और पीछे न देखने की। सो इट वाज जस्ट अ प्लेजर। मैं धन्यवाद करूंगी प्रकाश जी कानोज के, क्योंकि जिनके थ्रू जो जीतो के मैट्रिमोनी के चेयरमैन है, वर्षा जी जो हमारे जीतो एपेक्स लेडीज विंग की मैट्रिमोनी कन्वीनर है, क्योंकि उनकी वजह से हमें आप तक पहुंचने का एक साधन मिला। और ऑफ कोर्स आई कैन नॉट फॉरगेट आभा जी, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि रुमा जी को बुलाते हैं। एंड इट वाज सो सिंपल दैट ऑल गॉट कनेक्टेड। और कहते हैं ना कि जब इंटेंशंस प्योर, आपके काम से तो यही दिखता है कि जब यूनिवर्स, जब आपके अंदर की इंटेंशंस प्योर हो तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ जुड़ता है। जैसे आपके सब इंसिडेंट्स में पूरा यूनिवर्स आपके साथ जुड़ा हुआ। आपने सिर्फ सोचा, आपको अवार्ड मिला, बजाज भाई ने, बजाज ग्रुप ने आपको टिकट्स दे दिया और आप हार्वर्ड चले गए। एंड इट इज सो इंस्पिरेशनल कि जस्ट आगे बढ़ो, क्योंकि गिरकर उठना, उठकर गिरना ये संसार का क्रम है।
कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, बस ये आप कर्मवीर हो। और हमें बहुत बहुत गर्व है कि एक महिला इतनी सशक्त है, इतनी कर्मवीर है, और आप एक हो जो अनेकों को दिशा दिखा सकती है। थैंक यू सो मच। और हमारे गोरेगांव चैप्टर की तरफ से आपको एक छोटा सा प्यार भरा गिफ्ट, टोकन ऑफ लव। सो ओवर टू ध्रुति। रुमा जी, आपके घर पे ये हमारे जीतों की तरफ से एक छोटा सा प्यार भरा उड़ती हुई महिला है, लेडीज विंग, जो आपके घर पे हमें याद दिलाते रहेंगे कि जीतों में आप जैसे इंस्पिरेशनल और प्रेरणास्पद लोग चाहिए, और हम आपको जरूर वापस सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ऐसे ही आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहे। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप मेरा और मेरी सहयोगिनियों का सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रुमा जी। बहुत रुमा बहुत जी, आपकी शुक्रिया रुमा जी, हमारे साथ आने का, हमें इंस्पायर करने का, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर सके, और भविष्य में जरूर हम और आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे और रखना चाहूंगी कि अभी लॉकडाउन 2-3 महीने से चल रहा है और हमारे आर्टिजन आर्थिक रूप से बहुत ही मतलब कमजोर हो गए हैं। उनकी हिम्मत अभी मतलब बहुत ही डाउन हो रही है। तो मैं इस टाइम ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग कोई सहायता कर सके तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए अब हमें कुछ करना ही होगा, क्योंकि उनके घरों में राशन तक खत्म हो चुका है। और काफी जगह से हमारे पास में रिक्वेस्ट आ रही है कि रुमा मैम अब हमारी मदद कीजिए आप। तो मैं आपके साथ में ये बात रखना चाहती हूँ कि आप भी अगर कुछ करना चाहें कोई भी, तो हमारे साथ में जुड़िए और हमारी बहनों की मदद करिए। जरूर।